स्टूडेंट्स, आज अपन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता जो प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसकी सेकंड एप्लीकेशन करेंगे। और इससे पहले अपन फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी कर चुके हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनअस्तित्व, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, यानी एक नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकता। आज अपन डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि मूल स्तर ऊर्जा क्या है, यानी मूल स्तर क्या है। और मूल स्तर में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो ऊर्जा है वो कहलाएगी मूल स्तर ऊर्जा। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं, जैसे ये अपने पास कोई एटम है और ये इसकी नाभिक है, ये परमाणु की नाभिक है। अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता, तो इसके चारों इस प्रकार, नाभिक के चारों इस प्रकार से कक्षाएं होती है, अलग अलग कक्षाएं। जैसे पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये थर्ड कक्षा, ऐसे सो ऑन। तो मैं आपको बताता हूं कि नाभिक के सबसे नजदीक जो कक्षा है उसको अपन बोलते हैं निम्न ऊर्जा स्तर, मिनिमम एनर्जी लेवल, या इसका ही दूसरा नाम है मूल ऊर्जा स्तर। यानी आप ये बोल सकते हो कि नाभिक के सबसे नजदीक जो कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपन बोलते हैं निम्न ऊर्जा स्तर वाला इलेक्ट्रॉन, और बाकी के जो कक्षाएं हैं वो इससे उच्च ऊर्जा वाली कक्षाएं हैं। क्योंकि छोटी क्लासेस में अपने पढ़ते हैं कि नाभिक के सबसे निकटतम जो कक्षा है जिसे मूल अवस्था कहा जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होती है। बाकी उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च यानी इस निम्न ऊर्जा स्तर के अलावा जो बच गए वो उच्च ऊर्जा स्तर है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, तो इसलिए उनको बोलते हैं उच्च ऊर्जा स्तर। तो अपने को तो ध्यान ये रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा कितनी है। जैसे हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम की मूल ऊर्जा स्तर कौन सी होगी, पहली कक्षा। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है ये अपने को चेक करना है, और वो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से अपने को चेक करना है। तो ध्यान रखना, नाभिक के सबसे निकटतम जो कक्षा है, ऑर्बिट जो है, जिसको अपन कहेंगे ग्राउंड स्टेट, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का अपन फॉलो करें तो वो क्या कहता है कि स्थिति और संवेग दोनों में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो h/2 से बड़ा होगा, या फिर किसी केस में बराबर हो सकता है, उससे बड़ा ही होगा h/2 से, कभी भी छोटा नहीं होगा। तो जैसे अपन डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले अपन मान लें कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम है, ये पहली कक्षा है, इसके चारों ओर से दूसरी कक्षा होगी, तीसरी कक्षा होगी, तो ये मूल ऊर्जा स्तर है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखनी है। तो ये मान ले कि ये जो ऊर्जा की त्रिज्या जो है, इस ऊर्जा स्तर की जो रेडियस है वो r है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किस लोकेशन के ऊपर है तो अपन उसका फिक्स नहीं बता सकते। अपने को पता है कहीं ना कहीं इस कक्षा में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है, समय के सापेक्ष गति करता रहता है। यानी छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता है, इलेक्ट्रॉन है जरूर लेकिन उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, यानी उसकी स्थिति में अनिश्चितता है। तो अनिश्चितता को कितने डिफाइन करें, यानी ये पहली कक्षा की त्रिज्या जो r अपन ने मानी है, इस r त्रिज्या में तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है। यानी आप फिक्स लोकेशन नहीं बता सकते, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। इट मींस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता अपन मान लें r है, यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता कितनी मान लें, r मान लें, क्योंकि r त्रिज्या में तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है।
तो अपन मान ले, माना इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता यानी आर के बराबर है, यानी आर जो पोजीशन है उसमें तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है। एग्जैक्ट तो अपने को नहीं पता क्योंकि वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहता है। तो लेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू आर। अब स्थिति को अपन किससे लिखते हैं, एक्स से, और स्थिति में अनिश्चितता को लिखते हैं डेल एक्स से। किसी भी वेरिएबल के अंदर अनिश्चितता को शो करना है तो अपन डेल लगाते हैं उसके पीछे। तो या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, स्थिति को लिखे अपन एक्स से, स्थिति में अनिश्चितता को अपन लिखते हैं डेल एक्स से। डेल एक्स इक्वल्स टू अपने पास कितना आ गया, आर आ गया। अब स्थिति में अनिश्चितता आ गई आर, तो संवेग में अनिश्चितता अपन निकाल सकते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करके। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत से, बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स, इसकी वैल्यू है वो सदैव एच कट बाई 2 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां पर अपन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का यूज करते हैं। अपने पास स्थिति में अनिश्चितता आ गई तो अपने को क्या निकालना है, संवेग में अनिश्चितता। एक यहां थोड़ा सा ये ध्यान रखना अपने को कि डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स यानी स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल सदैव एच कट बाई 2 से बड़ा होगा। तो इस फॉर्मूले को मैं इस प्रकार यूज ले रहा हूं कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो एच कट बाई 2 से बड़ा ही होना चाहिए। तो मैं यहां एच कट बाई 2 की जगह कोई और भी काम ले सकता हूं, लेकिन कंडीशन शर्त क्या होगी कि उसकी वैल्यू जो आप मान रहे हो एच कट से बड़ी होनी चाहिए। यानी इसकी वैल्यू है वो एच कट बाई 2 के बराबर मान सकते हो, एच कट बाई 2 से बड़ी होगी, लेकिन एच कट बाई 2 से छोटी नहीं होगी कभी भी। तो एच कट बाई 2 से बड़ी तो कुछ भी मान सकते हैं अपन। तो अपन यहां वी कैन यूजिंग, और ये अपन यूज में ले सकते हैं डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स, इसकी वैल्यू एच कट बाई, या फिर एच कट ही मान ले, इसकी मान सकते हैं। अरे ये एच कट जो है वो एच कट बाई 2 से तो बड़ा ही है, तो डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स की वैल्यू एच कट बाई 2 से सदैव बड़ी होनी चाहिए। तो डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स की वैल्यू एच कट के तो बराबर हो ही सकती है। वो जो एच कट बाई, अपन ने क्या लिखा कि एच कट बाई 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये जो वैल्यू है डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स की, वो एच कट बाई 2 से तो क्या है, बड़ी है। एच कट है वो एच कट बाई 2 से बड़ा है, तो इससे बड़ी कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं अपन। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का गुणा देखो एच कट बाई 2 से बड़ा ही है, तो इसके बराबर अपन मान सकते हैं। तो यहां से स्थिति में अनिश्चितता अपने पास आई है, संवेग में अनिश्चितता क्या आएगी, देन दिस इंप्लाइज, यहां से संवेग में अनिश्चितता, किसके संवेग में अनिश्चितता, पहली कक्षा यानी मूल ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वर्ताकार, उसकी संवेग में अनिश्चितता। तो ये डेल एक्स गुणा में है, इसके एच कट के भाग में आएगा, तो इसको लिखता हूं मैं एच कट बाई डेल एक्स। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डेल पी एक्स एच कट, और डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन आर। ये आ गया संवेग में अनिश्चितता। तो कहने का मतलब ये है कि पहली कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग इतना तो होना ही चाहिए, यानी उसकी अनिश्चितता के तो बराबर होना ही चाहिए। इससे ज्यादा है तो ठीक है, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए। तो अपने को ये पता है कि देखो अपन ने क्या माना है, मैंने क्या बता रहा हूं कि संवेग में अनिश्चितता कम से कम इसके बराबर तो होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन का संवेग वो अनिश्चितता के बराबर तो होना ही चाहिए।
जैसे अपन ने अनिश्चितता बता दी कि डेल पी एक्स है और आपने इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकाला, वो मोमेंटम ही आपकी अनिश्चितता से कम आ गया, तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन का संवेग इस अनिश्चितता की कोटि के बराबर तो होना ही चाहिए। यानी यहां पर आपने को क्या लिखना है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग, मिनिमम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग इस अनिश्चितता के बराबर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग, मिनिमम मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस अनिश्चितता के बराबर होना चाहिए, इक्वल टू द अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। तो मैं इस डेल पी एक्स को केवल पी लिख रहा हूं। पी क्या है? इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, यानी इलेक्ट्रॉन का संवेग इस अनिश्चितता के बराबर तो कम से कम होना ही चाहिए। तो अपन क्या लिख रहे हैं? अतः इलेक्ट्रॉन का संवेग कम से कम, देखो इसके बराबर तो होना चाहिए, P, जिसको अपने P से लिखते हैं, P इक्वल्स टू H कट बाई R के बराबर होना चाहिए। इसको दे दें अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां तक अपने कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन ने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता है, वो जितनी त्रिज्या में वो घूम रहा है वहां तो कहीं ना कहीं है, तो स्थिति में अनिश्चितता उस त्रिज्या के बराबर हो गई। स्थिति को लिखते हैं x से, उसमें अनिश्चितता को लिखते हैं डेल x से, तो डेल x बराबर r। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि डेल x और डेल px का गुणनफल h कट बाई 2 से बड़ा होना चाहिए, तो इसे बड़ा मान लिया भाई, h कट मान लिया। यहां से मोमेंटम का निकालेंगे तो डेल x गुणा में भाग में चला जाएगा। फिर यहां से आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, तो उसमें जो आपने अनिश्चितता निर्धारित की है उसके बराबर तो कम से कम होना ही चाहिए। अब अपन देखो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालते हैं। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कुल ऊर्जा किस किस के बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की योग के बराबर होती है। तो यहां से मैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल रहा हूं। देखो, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अपने को पता है कि कोई भी पार्टिकल की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की योग के बराबर होती है। तो अपने को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी है, K इक्वल्स टू, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो क्योंकि p की फॉर्म में बढ़ना है, तो m से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर, ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दिया तो भाई नीचे भी करना पड़ेगा 2m। अब p इक्वल्स टू mv होता है, तो m स्क्वायर v स्क्वायर को क्या लिखता हूं? p स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी k इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2m, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और क्या लिखता हूं? P की वैल्यू इक्वेशन फिर से पुट कर सकता हूं। P कितना है? h कट बाई r, तो P स्क्वायर कितना हो जाएगा? h कट स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो मैं और इसको क्या लिखता हूं? P स्क्वायर की वैल्यू रखें तो P स्क्वायर की देखो ध्यान से, समीकरण 1 में h कट स्क्वायर बाई r स्क्वायर, तो h कट स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर। ओके, क्या किया आपने? K बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, देन ऊपर हो गया m से मल्टीप्लाई करोगे देखो m स्क्वायर v स्क्वायर, नीचे 2m, m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो m v को मैं p लिख सकता हूं, तो भाई m स्क्वायर v स्क्वायर को p स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकता? अपॉन 2m। समीकरण 1 से p का मान रखा, p का मान क्या बेचारेगा? h कट बाई r, तो यहां स्क्वायर है तो h कट स्क्वायर बाई r स्क्वायर, और 2m ऐसा कैसा। ये तो आगे काइनेटिक एनर्जी। एंड स्थितिज ऊर्जा U, देखो स्थितिज ऊर्जा अपन कैसे निकालते हैं?
स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर, जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं पढ़ने। तो के Q1 Q2 अपॉन होता है आर, स्थितिज ऊर्जा में ऋणात्मक चिन्ह आता है। अब एक तो होता है देखो कूलाम का नियम, के यू एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नीचे स्क्वायर होता तो वो तो बन जाता है कूलाम का नियम। उसी चैप्टर के अंदर अपन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, और वो क्या होती है के Q1 Q2 अपॉन आर। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं U इक्वल्स टू माइनस के, पहला और दूसरा आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन ही है, E इंटू ई, इलेक्ट्रॉन की निकाल लिया अपने को, अपॉन आर, U इक्वल्स टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू आ गई अपने पास, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई माइनस के ई स्क्वायर अपॉन, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। अब इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, के की वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं अपन, जो सेकंड अनुप्रयोग अपना चल रहा है, और अपने सिलेबस के अंदर इसके 3 अनुप्रयोग हैं। उन तीनों में से एक एग्जाम में कंफर्म पूछता है। अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं निकाल ली अपन ने। अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा निकाले E बराबर K प्लस U होती है। K की वैल्यू कितनी है, H कट स्क्वायर बाई 2mr स्क्वायर, और प्लस में U है तो माइनस है इसके चिन्ह, तो माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट तो हो गई थी अपने, H कट की वैल्यू थी वो, जो P की वैल्यू थी H कट अपॉन आर। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आ गई, अपने को निकालनी है इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी। तो इस ऊर्जा को न्यूनतम होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमम अपने मैथ में पढ़ते हैं। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मिनिमम होने के लिए क्या आवश्यक है, उसका प्रथम अवकलज 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां अपन क्या लिखें, कोई भी चीज के मैथमेटिक्स में देखो न्यूनतम होने के लिए कंडीशन होती है, मिनिमा होने के लिए, ऐसे मैक्सिमा की कंडीशन होती है, 2 बार अवकलन करते हैं अपन। तो ये ध्यान रखना आपको, इसके न्यूनतम होने के लिए आवश्यक है कि इसका प्रथम अवकलज एक बार अवकलन, इसका प्रथम अवकलज किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इसका प्रथम अवकलज 0 के बराबर हो, ये ध्यान रखना। आप किसी भी कंडीशन के लिए, या आप ये बोल सकते हैं किसी भी कंडीशन के मिनिमम होने की आवश्यक शर्त क्या है, कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू द 0, यानी उसका एक बार अवकलन कर और वो 0 के बराबर रख दे, वो मिनिमम आ जाएगी। तो इसके मिनिमम होने की कंडीशन क्या है, यानी एनर्जी के मिनिमम होने की कंडीशन, दैट इज E मिनिमम, E का प्रथम अवकलज कर DE अपॉन, और पोजीशन के रेस्पेक्ट में, यानी आर पे डिपेंड करती है, तो DE अपॉन DR, और उसको किसके बराबर रख दे, 0। ये लाइन और ये फॉर्मूला एक ही तरीका है इसका लिखने का। क्या कहता है, इसके न्यूनतम होने के लिए, यानी E मिनिमम, आवश्यक है कि इसका प्रथम अवकलज DE अपॉन DR किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो इसका प्रथम अवकलज करना पड़ेगा अपने को।
देन दिस इंप्लाइज ई मिनिमम इक्वल्स टू डी बाई डी आर। ई की वैल्यू रख, ई की वैल्यू कितनी है, एच कट स्क्वेयर बाई 2mr² माइनस के ई स्क्वेयर अपॉन आर, और वो विल बी 0। देन दिस इंप्लाइज ई मिनिमम इक्वल्स टू, आर के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें तो कांस्टेंट कौन है देखो, एच कट स्क्वेयर बाई 2m ऐसा का ऐसा, 1/r² का अवकलन क्या होता है, -2 अपॉन r³। ये माइनस के ई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट 1/r का होता है -1/r² बराबर 0। ये अपन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, यानी एच कट स्क्वेयर बाई 2m कॉन्स्टेंट ऐसा कैसा 1/r² का होता है -2/r³। के ई स्क्वेयर अपॉन आर है तो माइनस के ई ऐसा कैसा 1/r का होता है माइनस, और वो माइनस प्लस 1/r²। अब यहां से आर की वैल्यू निकाले कैसे भी कैसे करके, इस फॉर्मूले में से आर की वैल्यू निकाले। ये देखो r³ है यहाँ r, तो यहां से कैसे न कैसे करके r की वैल्यू निकाल रहा हूं। देखो एक ये 2 से 2 कैंसिल, इसमें इसके बराबर 0 है तो ये क्वांटिटी इस साइड में जाएगी तो माइनस की, देखो मैं कर ही देता हूं। देन दिस इंप्लाइज ये 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन mr³, ये बराबर से इस साइड में जाएगा माइनस का, तो माइनस के ई स्क्वेयर अपॉन r², माइनस से माइनस कैंसिल, ये r³ है ये r², तो ये कैंसिल, एक r बचेगा यहाँ, बाकी m भाग में गुणा में चला जाएगा, h कट स्क्वेयर है वो गुणा में तो भाग में चला जाएगा। तो यहां से काफी इंपॉर्टेंट है, देखो बिल्कुल इजी है, यदि स्टेप वाइज स्टेप अपन इसको पढ़ते हैं तो यहां से r की वैल्यू क्या आएगी, यानी r इक्वल्स टू, ये देखो के ई स्क्वेयर ऐसा कैसा, ये m ये 1/r है। अभी तक अपने पास वैल्यू किसकी आएगी 1/r की, क्योंकि r तो नीचे है ना, तो के ई स्क्वेयर ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, ये भाग में है ये तो गुणा में चला जाएगा, और ये एच कट स्क्वेयर गुणा में ये भाग में चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा डिवाइडेड। अपने को 1/r नहीं चाहिए, अपने को r चाहिए, तो r इक्वल्स टू एच कट स्क्वेयर अपॉन के एम ई स्क्वेयर, ये वैल्यू किसकी आ गई, r की आ गई। और बोर ने इस r को ही क्या कहा, बोर रेडियस कहा। r क्या है, पहली कक्षा की जो त्रिज्या है रेडियस, ध्यान रखना, जिसको अपन ने स्थिति में अनिश्चितता भी माना है, यह बोर त्रिज्या कहलाती है। यह क्या कहलाती है, यह बोर त्रिज्या कहलाती है। तो इसका ध्यान रखना, कंपटीशन में यहां पूछा एक बार कि बोर रेडियस के लिए फॉर्मूला लिखना, तो बोर रेडियस के लिए फॉर्मूला है r इक्वल्स टू एच कट स्क्वेयर बाई के एम स्क्वेयर। बोर नामक साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसके नाम पे रख दिया कि बोर त्रिज्या कहलाती है। और बोर त्रिज्या को आपको ध्यान होगा छोटी क्लासेस में लिखते हैं ए नोट से, अर्थात ए नोट। और ए नोट किसको लिखा है, आर को, क्योंकि आर को क्या बोलते हैं, बोर त्रिज्या, और बोर त्रिज्या ने, बोर ने इसको क्या लिख दिया, ए नोट से रिप्रेजेंट कर दिया एक बार के लिए। तो ए नोट इक्वल्स टू आर है, और आर की वैल्यू एच कट स्क्वेयर के एम ई स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी, देखो एच कट की वैल्यू कितनी है,
सॉरी 1.054 इंटू 10⁻⁻34। के क्या होता है? कूलाम नियतांक, कूलाम कांस्टेंट विच वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास, जो फिक्स होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। सभी की आप वैल्यू रखोगे तो बोर रेडियस की वैल्यू आती है 1.053 एंगस्ट्रॉम। ये भी ध्यान रखना आप, ये बोर रेडियस की वैल्यू है 0.53 होता है। क्या होता है? 0.53। बोर रेडियस को किससे लिखते हैं? ए नोट से। बोर रेडियस की वैल्यू कितनी होती है? एच कट स्क्वायर के एम अपॉन के एम स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखना, ये सारी वैल्यू रखने के बाद में बोर रेडियस की वैल्यू कितनी आती है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अपने को यहीं तक नहीं करना है, इसको देखो, अब अपन क्या करेंगे? इस समीकरण 2 की जरूरत पड़ेगी अपने को। देखो, अब देखो इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा, इसके बाद देखो, नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी ई, ये समीकरण 1, सॉरी समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 तो वो थी एच कट बाई आर वाली। तो टोटल एनर्जी एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। आर को क्या लिखता है बोर? आर को लिखता है भाई ए नोट। तो 2m ए नोट स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर। आर को क्या लिखता है बोर? ए नोट। तो समीकरण 2 में देखो, जहां भी आपको आर दिखे वहां पर बोर रेडियस लिखनी है, यानी ए नोट लिख सकते हैं पर, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब देखो ए नोट का मान रखो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए नोट। ए नोट की वैल्यू कितनी है? एच कट स्क्वायर अपॉन के एम स्क्वायर। तो E इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर बाई 2m इंटू ए नोट स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करें तो एच कट की स्क्वायर है, एच कट की स्क्वायर है, तो एच कट की पावर कितनी हो जाएगी? 4। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी एच कट की पावर 4 अपॉन, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहां देखो ए नोट की वैल्यू रखनी है आपको, ए नोट स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, तो इसका स्क्वायर करके, और अपॉन में के एम स्क्वायर लिखोगे अपॉन में, तो वो अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा। स्क्वायर है इसका भाई, के स्क्वायर एम स्क्वायर ई टू दी पावर 4 स्क्वायर करके, फिर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन ए नोट। ए नोट की वैल्यू कितनी है? एच कट स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा, यानी के एम ई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया आपने? ए नोट का मान रखा है इस सभी पर। देन दिस इंप्लाइज ई इक्वल्स टू, ये देखो एच कट स्क्वायर है, नीचे एच कट की पावर 4 है, तो नीचे कितना बच गया? एच कट की पावर 2 बच गई, कैंसिल हो गया। ये एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, तो ये तो बचा कितना? ऊपर तो बचा के स्क्वायर एम ई टू दी पावर 4
और अपॉन में 2h कट स्क्वायर, ये 2 और ये h कट की पावर 4 था, 2 कैंसिल हो गया, माइनस h कट स्क्वायर, ये कितना आ गया k इंटू के यानी k स्क्वायर m e टू द पावर 4 और अपॉन में h कट स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू सेम ही है, ये 1/2 है, ये 1 है, तो हाफ में से 1 गया, हाफ में से 1 जाएगा तो माइनस हाफ, तो और मैं इसको क्या लिखता हूं, E इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर एम ई टू दी पावर 4 अपॉन 2h स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में अपने को इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करो। देखो काफी अच्छा लेक्चर है। अब देखो ये पूरा ही कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां है, के की वैल्यू कितनी होती है मैं आपको बता दूं, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एम है इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता ही होगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एच कट की वैल्यू, एच कट 1.054 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये डेटा आपको इसमें पुट करनी है, तो यहां से ये डेटा पुट करने अपने को। बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप आपको पढ़ना है। तो ये वैल्यू पुट करें अपन, सो E इक्वल्स टू माइनस के स्क्वेयर, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9 स्क्वेयर, एम की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 e टू दी पावर 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और इसकी पावर कितनी है 4 और अपॉन में 2h कट स्क्वायर, तो h कट रखो 1.054 इंटू 10⁻34 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। अब भाई इसको सोल्व करना आपको, पावर तो मैथमेटिक्स है, इसको तो आप सोल्व कर ही सकते हो। तो इसको सोल्व करके मैं आपको बता दूं वैल्यू यहां से E इक्वल्स टू माइनस आएगा एक तो, और इसकी वैल्यू 2.174, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2.174 इंटू 10⁻18 एनर्जी का मात्रक होता है जूल। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको पता है, मैंने बताया था आपको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दो, तो इसकी जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। इसमें क्या है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो होता है। ये हाइड्रोजन की मूल स्तर की ऊर्जा है, यानी नाभिक के सबसे नजदीक जो कक्षा है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है तो उसकी एनर्जी इतनी होगी, माइनस नेगेटिव में होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन एटम की क्या है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहली कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन बैठा हो इतनी एनर्जी लिए बैठा है। ये छोटे क्लासेस में अपन
बोर की परिकल्पना से भी निकालते हैं कि हाइड्रोजन की मूल स्थिर ऊर्जा क्या है, जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। फॉर्मूला बनता है इसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन अपॉन एन स्क्वायर। दूसरी कक्षा का निकालना है तो इसमें 4 से डिवाइड करोगे। इस प्रकार से अपन ने छोटी क्लासेस में निकाला है। तो ये जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन एटम के अंदर पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है, पहली कक्षा को जिसे अपन मूल स्थिर ऊर्जा कहते हैं, उसकी एनर्जी है। और ये लेकिन अपन ने बोर की परिकल्पना से प्रूफ न करके इसको किया हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत से। इसलिए इसको एप ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नाम दिया गया है। तो ये एप्लीकेशंस अपन ने पढ़ी, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो।